Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 32 from chapter 9 Some Applications of Trigonometry. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 8. So if you have not watched the lectures of those chapters, then please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay, in this video we are going to discuss some applications of trigonometry. How can we find out the heights and distances in different situations? Okay, और हम कुछ एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक सेंटर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का. ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसका यूज किया है. ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सब्जेक्ट्स, बहुत पुराना सब्जेक्ट है जिसको स्कॉलर्स पहले पढ़ा करते थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे वो जो है ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते थे और ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है. एक्चुअली इसका जो इन्वेंशन हुआ वो एस्ट्रोनॉमी में इसकी ग्रेट नीड की वजह से हुआ. एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ का हम स्टडी करते हैं, जैसे मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, अर्थ से उनका डिस्टेंस क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लिया. तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की नीड आई और इन्वेंशन हुआ. तो उस समय से लेकर के एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ टू द प्लैनेट एंड स्टार्स. ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी. इसका यूज़ ज्योग्राफी में भी होता है और नेविगेशन में भी होता है. नेविगेशन क्या होता है? जो समुद्र में यात्राएं होती हैं वो नेविगेशन में आती हैं, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है. द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू कंस्ट्रक्ट मैप्स. मैप्स को कंस्ट्रक्ट करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है. डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ आइलैंड इन रिलेशन टू लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज़ है, ये आप देख लेना जो मैंने यहाँ पर लिखा है. इसके बाद स्टूडेंट्स, सर्वेयर्स जो है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है और इसी तरीके से मतलब सर्वेज यूज़ होते हैं. जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट था, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे. ये किसका था? ब्रिटिश इंडिया का था, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे. इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था, थियोडोलाइट्स जिसको बोलते हैं. आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये थियोडोलाइट्स होते हैं. इसमें जो है एक टेलीस्कोप लगा होता है इस तरीके का और ये रोटेटिंग होता है, मतलब रोटेट कर सकता है. लाइक इसका जैसे जो लेंस है वो अगर ऐसे है तो ये घूम भी सकता है, ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, फिर ये ऐसे हो सकता है. इस तरीके से ये रोटेट कर सकता है. ठीक है, डिफरेंट एंगल्स पे घूम सकता है. मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके टॉप को देखना है तो ये थियोडोलाइट को आप ऐसे घुमा सकते हैं, वहाँ से एंगल मेजर हो जाता है कि कितना एंगल बन रहा है. तो उसके बेस पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करके हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अभी आपको इसके आगे बता देते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड. हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852, ये सर्वे कब हुआ? 1852 में हुआ. और यहाँ पे इस सर्वे में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जिसको हम एवरेस्ट बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, उसका जो इन्वेंशन हुआ, उसकी जो खोज हुई 1852 में हुई. कहाँ पे हुई? जब ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे किया गया जिसमें कि थियोडोलाइट्स यूज़ किए गए थे. ठीक है, और माउंट एवरेस्ट से 160 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया और माउंट एवरेस्ट की हाइट फाइंड आउट की गई. ठीक है, और 1856 में इस पीक का जो नाम दिया गया वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दिया गया. उसका नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट, हु हैड कमीशन्ड एंड फर्स्ट यूज्ड द जायंट थियोडोलाइट्स. इसको जायंट थियोडोलाइट्स भी बोला गया. तो इसका यूज सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था. ठीक है, द थियोडोलाइट्स आर नाउ ऑन डिस्प्ले इन द म्यूजियम ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून. और आज भी जो है ये प्रेजेंट है सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, वहाँ पर म्यूजियम में रखा गया है ये थियोडोलाइट्स. तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं कैसे ये होते थे, इनका क्या स्ट्रक्चर होता था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा सकती हैं.
सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो थियोडोलाइट्स होते थे ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते थे फॉर मेजरिंग एंगल्स विद द रोटेटिंग टेलीस्कोप। इनमें रोटेटिंग टेलीस्कोप्स होता था जिसके थ्रू हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, दिस वॉज द हिस्ट्री। अब हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें हम हाइट्स फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इसलिए हम इसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोल रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट है वो कुतुब मीनार को देखने गया है, कुतुब मीनार सबको पता है दिल्ली में है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट ए पर देखो, ए ई जो है वो स्टूडेंट है, ए ई ये स्टूडेंट है, ये कुतुब मीनार जो कि सी बी है, सी डी है, सॉरी सी डी आपका कुतुब मीनार है, इसको ये देख रहा है। अब इसकी आंख पर एक एंगल बन रहा है, जिस एंगल से ये देख रहा है हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल इसकी आंख बना रही है, देखो ये जो लाइन है सीधी लाइन जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन। कोई भी सीधी लाइन जो कि अर्थ के बिल्कुल पैरेलल है, अर्थ के लाइंस के बिल्कुल पैरेलल है, वो आपका होता है हॉरिजेंटल लाइन। और इस स्टूडेंट की जो आईज हैं वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। इलेवेशन कब बोलेंगे ये मैंने पहले भी बताया था। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो आपसे बहुत ऊंचा है, ठीक है, तो कुतुब मीनार तो बहुत ऊंचा है और कुतुब मीनार को देखने के लिए आपको अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेंगी, आपको अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इलेवेशन बनता है, एंगल ऑफ इलेवेशन, आपकी आंखों के बीच में और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। और जिस लाइन के थ्रू आप इसके टॉप को देख पा रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, ये AC जो है लाइन ऑफ साइट है और AB कह लो, AB आपका है हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन। क्लियर, तो आपको लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ इलेवेशन, इन सब का डेफिनेशन लिखना है। अभी नोट से बना रहे हो आप साथ के साथ, तो उसमें लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ इलेवेशन, इनका भी डेफिनेशन नोट करना है, लिखना है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और विजिबल तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक स्टूडेंट है, इसकी आंख पर जो देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो आंख से जो लाइन जा रही है, जिस लाइन के थ्रू देख रहा है वो लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है ये होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक और एग्जांपल हमने कंसीडर किया था कि एक रिवर होता है, रिवर के एक बैंक पे एक 2 स्टोरी बिल्डिंग होता है, जहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे कोई स्टूडेंट है, वो रिवर के दूसरे छोर पे एक टेम्पल है यहाँ पे, और ये टेम्पल की लैडर्स पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इसको ये देख रही है ये स्टूडेंट। तो अगर नीचे आपके कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए आपको आंखें झुकानी पड़ती हैं, आंखें नीचे करनी पड़ती हैं। अगर आपको ऊंचा ऑब्जेक्ट देखना है तो ऊपर करना पड़ेगा, और कोई नीचे आपके ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के लिए आंखों को नीचे करना पड़ेगा। तो जिस लाइन के थ्रू आपकी आंखें जिस लाइन से उस ऑब्जेक्ट को देख रही हैं वो तो आपका लाइन ऑफ साइट ही हो जाएगा। क्लियर, और हॉरिजेंटल आपका इसी तरीके से होता है जो अर्थ के बिल्कुल पैरेलल है, अर्थ के बिल्कुल पैरेलल जो लाइन है, ये देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कभी भी इस तरीके की पैरेलल लाइन खींचोगे आप जो अर्थ के पैरेलल है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ इलेवेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब आइए हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस को किस तरीके से हम मेजर करते हैं और कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं। देखिए,
अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, सबको दिख रहा है, ए बी एक टावर है, ये वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर का जो फुट है, फुट आपका पॉइंट बी पर है, तो इस टावर के फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है सी। इस टावर के फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट सी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो इस टावर का जो टॉप है वो क्या है, पॉइंट ए है। तो सी पॉइंट से ए पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया है 60 डिग्री। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि ये टावर ऊंचा है तो हमें ऊपर देखना होगा, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सी से क्या दिया है, 60 डिग्रीज दिया है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या होगी, तो टावर की हाइट हमें पता नहीं है, हमने मान लिया कि मान लिया h है, या फिर h ना भी बोलें तो हम बोल दें सिंपली कि ये ए बी है, सपोज करो, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे तो आप h मान लो, चाहे आप सिंपली ए बी बोल दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। जैसे आपने h मान लिया, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ए बी की हाइट क्या है। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। देखो नोन क्या क्या है, नोन है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज, और C और B की डिस्टेंस पता है 15 मीटर। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, उसका नाम है ABC, और वहां पे राइट एंगल कहाँ बन रहा है, पॉइंट B पर राइट एंगल बन रहा है। क्लियर। तो अब हम C का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं, एंगल C का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं, ऐसा कौन सा रेशियो है जो कि AB और CB के साथ डील करता है। क्योंकि हमें AB और CB में ही रिलेशन देखने हैं, CB हमें नोन है और AB हमें फाइंड आउट करना है, H हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि देखो ये आपका जो 60 डिग्री है, इसके लिए H क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसके लिए CB क्या है, बेस है। CB आपका इसके लिए बेस है और AB इसके लिए परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और बेस में डील करता है, तो वो है tan थीटा या फिर cot थीटा, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो हम tan थीटा मान के चलते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। क्लियर। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके तब लिखते हैं। देखो अब हमें कंफर्म हो गया कि हम tan थीटा का यूज करेंगे, तो यहाँ पे थीटा यानी 60 डिग्री दिया है एंगल, मतलब हम tan 60 का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे tan ऑफ 60 इज इक्वल टू, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है, h, स्मॉल h अपॉन बेस क्या है, 15 हमें गिवन है, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है, इज इक्वल टू p अपॉन 15 h अपॉन 15। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 15√3, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था ना, h की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो हमने निकाल लिया 15√3 मीटर। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन हु हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में क्या है कि आपका फिगर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल क्लियर बनना चाहिए। अगर आपने डायग्राम या फिगर अच्छे से बना दिया तो आपका आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है ये, बस फिगर बन जाए। अगर आपका डायग्राम बन गया इन क्वेश्चंस में तो वो क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, केवल और केवल डायग्राम बन जाए बस। अब देखो आगे, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, ये पोल है, एडी आपका पोल दिख रहा है सबको, 5 मीटर की डिस्टेंस है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे वायर्स हैं, ठीक है। मतलब ए से लेकर के डी तक का जो हाइट है वो क्या है, 5 मीटर, ये गिवन है। उसके बाद कह रहा है
शी नीड्स टू रीच एट अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसको किसी भी तरीके से पॉइंट बी तक आना है जहां से वो खड़ी होकर के तारों को ठीक करेगी, रिपेयर करेगी। ठीक है, तो यहां तक का डिस्टेंस तो हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें ये बताया है कि ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है 1.3 मीटर। कह रहा है कि ए से जो है 1.3 मीटर नीचे तक उसको खड़ा होना है, क्योंकि यहां पे खड़ी होगी तभी तो बना सकती है ना। एक बार और क्लियर करके दिखा देता हूं आपको। अगर वो पॉइंट बी पर खड़ी होगी तभी तो वो इन वायर्स को बना सकती है। अगर वो पॉइंट ए पर ही खड़ी होगी तो वो कैसे बना सकती है, क्योंकि ये तो वायर्स हैं। इसलिए यहां पे बोला गया है स्टूडेंट्स कि 1.3 मीटर्स नीचे जो है वो खड़ी हो रही है। क्लियर? तो ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया? 1.3 मीटर। क्लियर? और ए से लेकर के डी तक पूरा नीचे तक इसका जो हाइट दिया गया है हमें, वो क्या दिया गया है? 5 मीटर। अब हमें ए से बी तक का डिस्टेंस पता चल गया, ए से डी तक का पता चल गया, तो आप बताइए कि बी से डी तक का क्या होगा? बी से डी तक का निकालने के लिए हमें 5 मीटर में से 1.3 मीटर माइनस करना पड़ेगा। तो 1.3 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3.7 मीटर आएगा। 3.7 मीटर। तो ये हो गया बीडी का लेंथ। बीडी का लेंथ क्या हो गया? 3.7 मीटर। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। What should be the length of the ladder that should we use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? तो ये बोला जा रहा है कि एक लैडर लगाया जा रहा है, लैडर के थ्रू वो उस पॉइंट बी पर पहुंचेगी। तो इस लैडर की लेंथ हम क्या ले लें जिससे कि अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइन करें, इस लैडर को अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइन करें तो वो पॉइंट बी पर पहुंच जाए। ठीक है, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम कोई लैडर लगाना चाहते हैं ताकि वो पॉइंट बी पर पहुंच जाए। तो कितने लेंथ का लैडर हमें चाहिए? अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आइए इसको देख लेते हैं। बी से लेकर के डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल गया 3.7 मीटर है। क्लियर? लैडर का डिस्टेंस हमें पता करना है और एंगल ऑफ इलेवेशन हमें 60 डिग्री दिया है। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है BDC। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BD, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है BC। तो बताइए कि हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो डील करता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में? वो होता है साइन थीटा। तो अगर हम साइन 60 डिग्री ले लें, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? 3.7, हाइपोटेनस क्या है? BC। और इसीलिए यहां पे लिखा गया है 3.7 अपॉन BC इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हमें BC की वैल्यू पता चल गई, ये लैडर का ही लेंथ है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर? तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो पोल का फुट है यहां से कितने डिस्टेंस पर इस लैडर का फुट रखना चाहिए। मतलब हमें DC की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। कौन कौन सी? BD की वैल्यू है 3.7 की और BC की वैल्यू हमारे पास है 4.28 किया गई है। तो अब इसको तो आप एक दूसरे तरीके से कर सकते हो कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें तो अगर हमें DC निकालना है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि BD और DC में डील करता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में डील करता है? तो वो है या तो tan या तो cot, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं।
तो या तो tan 60 लीजिए और या तो cot 60 लीजिए। यहाँ पे cot 60 लिया गया है, तो cot 60 बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, DC है, परपेंडिकुलर क्या है, BD है। क्लियर, इज इक्वल टू 1/3। तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7 अपॉन √3 और ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे √3 की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू 1.73 दिया गया है, ये आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी है ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक इसकी हाइट है चिमनी की, और ये कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर है। ये जो DC है, DC ये 1.5 मीटर है, ये ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर। तो अगर DC 1.5 है तो इसी के पैरेलल आपका E और B है, EB भी आपका क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर EB भी हो जाएगा। क्लियर, और क्या दिया है, 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द चिमनी। ये इस चिमनी AB से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, मतलब BC का जो डिस्टेंस है वो आ गया 28.5 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है चिमनी के टॉप को, ये देख रहा है किस एंगल से, 45 डिग्रीज के एंगल से देख रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो E से लेकर के B तक का डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हम सीधे पता कर लें A से लेकर के E तक का डिस्टेंस। हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल AD और E, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर E वाला एंगल ये 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर, अगर ये 90 डिग्री का बन रहा है तो हम देखो हमें किस में डील करना है, परपेंडिकुलर में और बेस में डील करना है, क्योंकि बेस तो हमें नोन है, 28.5 मीटर बेस है इसका, हाइट हमें निकालना है। तो बेस और हाइट में कौन डील करता है, tan डील करता है। तो tan 45 इसलिए लिखा है, tan ऑफ 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि AE है अपॉन बेस जो कि DE है, और ये DE जो है ये CB के बराबर है। तो CB अगर 28.5 मीटर है तो DE भी 28.5 मीटर होगा। अब यहाँ पे देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पे AE और DE की जगह 28.5। तो इस इक्वेशन से AE की वैल्यू निकाला तो क्या आ गया, 28.5 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब जब AE की वैल्यू निकल गई 28.5 और E से लेकर के B तक का हमें पता है 1.5, तो हम पूरा A से लेकर के B तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो 28.5 और 1.5 इनको ऐड कर देंगे तो टोटल 30 मीटर आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वे यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये AB जो है ये क्या है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है AB। ठीक है, एंड 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट P से। ये पॉइंट P है आपका, पॉइंट P से B का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये क्या है, एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्रीज। इस बिल्डिंग पर एक फ्लैग स्टाफ लगाया गया है, एक झंडा लगाया गया है, और इस झंडे का जो टॉप है यानी पॉइंट D है, इस पॉइंट D का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्रीज। क्या है, 45 डिग्रीज पॉइंट P से। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। तो हमें लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ निकालना है, यानी D से लेकर के B तक का डिस्टेंस निकालना है, DB, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, और P से लेकर के इस बिल्डिंग तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब AP की वैल्यू निकालनी है, AP की। तो देखो हमें DB की वैल्यू पता नहीं है, हम इसको x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हमने x मान लिया सपोज करो। तो यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला कौन सा बन रहा है,
पहला बन रहा है PBA और दूसरा कौन सा बन रहा है PD और A। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला बन रहा है ट्राइंगल PBA और दूसरा बन रहा है ट्राइंगल PDA। तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। क्लियर? हमें देखो, अगर मैं कंसीडर करता हूं पहला वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल PBA, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या पता है? इस ट्राइंगल में हमें 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस नहीं पता है। बेस हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा डील करता है? कौन डील करता है? तो वो है tan थीटा। तो हमने कहा tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा? AB जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन AP जो कि बेस है। तो AB की वैल्यू क्या दिया गया है? 10 मीटर दिया गया है ऑलरेडी। AP हमें नहीं पता है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किया, AP का मल्टीप्लाई 1 में किया, √3 का मल्टीप्लाई 10 में किया, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई? 10√3 आ गई। ठीक है, और √3 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 1.732, तो यहाँ पे आपने √3 की वैल्यू रख दी, तो ये 17.32 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू पॉइंट P ये हो गया। अब एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा हमें निकालना था लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ क्या होगा? हमने इसको x मान लिया है और हम कंसीडर करेंगे कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल PDA, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन क्या है? यहाँ पे हमें पता है AP की वैल्यू पता हो गई जो कि है 17.32 मीटर, ये हमें पता चल गया। और हमें BD नहीं पता है, AB पता है। AB क्या है? 10 मीटर है। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? tan 45 लगा देंगे। अब tan 45 करेंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? A से लेकर के D तक हो जाएगा, AD अपॉन बेस क्या है? AP। AD की वैल्यू देखो, AD की वैल्यू किसके बराबर होगी? DB प्लस BA। तो DB आपका x है और BA आपका 10 है, मतलब x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन AP हमें पता ही है 10√3 कहो या फिर 17.32 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 10 प्लस एक्स अपॉन 10√3। अब इससे आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? 10 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 10 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्रीज देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है जिसका नाम है AB। AB एक टावर है, इसका हमें हाइट पता नहीं है, हमें पता करना है। तो हाइट मैंने मान लिया कि h है, सपोज करते हैं हाइट h है। तो ये कह रहा है कि अगर सन यहां पर है, सन का जब एंगल ऑफ इलेवेशन है 60 डिग्री बन रहा है, ये देखो यहां पे जब सन है तो इसका एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री बन रहा है। और इसके थोड़ा सा और पीछे गया, यहां पे आया सन, क्योंकि सन तो मूव करता रहता है, तो सन जब यहां आया तो उसका एंगल ऑफ इलेवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो सन के मूवमेंट के हिसाब से इस टावर का जो शैडो है, इस टावर की जो परछाई है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होती है। ठीक है, अगर आपका शैडो 60 डिग्री पर है तो शैडो आपका ये बनेगा, एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री है तो शैडो बनेगा BC। और अगर एंगल ऑफ इलेवेशन 30 डिग्री है तब शैडो कहां से कहां तक बनेगा? D से लेकर के B तक, यहां तक बनेगा शैडो, ये पूरा। और अगर 60 डिग्री है तो केवल BC तक बनेगा इसका शैडो। क्लियर? अब देखते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला ACB, ये आपका C एंगल 60 डिग्री का दिया है। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADB। दो ट्राइंगल बन गए। अब आपको देखना है गिवन क्या है। AB हमें पता करना है, इसको मैंने मान लिया स्मॉल h है। BC हमें पता नहीं है, BC को मान लिया x है। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि D और C के बीच का डिफरेंस क्या है? 40 मीटर।
यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 40 मीटर लॉन्गर, तो ये डिफरेंस हमें क्वेश्चंस में ही दिया गया है, तो ये 40 मीटर का हो गया। और BC को हमने x मान लिया। अब हम एक एक बार बारी बारी से एक एक ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। पहली बार हम लेंगे ट्राइंगल ACB, ये फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगा। सेकेंड ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ADB, ADB को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ट्राइंगल को लेके चलते हैं ACB को। इसमें हम tan 60 लगाते हैं, ये h है, ये x है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन x। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, देखो √3 बराबर h अपॉन x आ गया, इसी को इन्होंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद tan 30 डिग्री दूसरे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में क्या किया गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर है अपॉन BD। तो AB आपकी हाइट है जो कि h है, और BD क्या है, BD जो है DC और CB का एडिशन है, मतलब 40 प्लस x, तो इसलिए यहाँ पे 40 प्लस x लिखा है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 होती है। तो h बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, h का मल्टीप्लाई √3 से और 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 40 डिग्री से, तो करोगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू x √3 आ जाएगा, ठीक है। h इज इक्वल टू x √3 आ जाएगा। नहीं सुनो, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना है, ये कह रहा है इक्वेशन नंबर 1 से इतना है। एक सेकेंड, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से आपको मिलेगा h बराबर x √3, ठीक है। h बराबर x √3 यहां से मिला है आपको। अब इसी की वैल्यू आपको इसमें पुटअप कर देना है, यहाँ पे जहाँ पे h लिखा है वहां लिख देना है x √3। तो जब ऐसा कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x √3 अपॉन x प्लस 40। इसको आपको बस सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 40 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो x प्लस 40 हो जाएगा। क्लियर। अब x को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 40, मतलब 2x इज इक्वल टू 40, मतलब x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये जो BC की वैल्यू है ये 10 आ गई। अब हमसे हाइट पूछा है, तो हाइट के लिए फिर ये tan 60 लगा देंगे। tan 60 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से ही देख लो, h बराबर क्या दिया है, x √3, तो x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब 10 √3, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की, हाइट की वैल्यू हो जाएगी 10 √3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, the angles of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building। देखो एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसका नाम है AB। AB जो है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर का है। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और PC एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। PC क्या है, PC एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो इसके जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, टॉप का, वो है 30 डिग्री। ये देखो, ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये आपका क्या हो गया, 30 डिग्री दिया है। और इसी 8 मीटर बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री। इसका मतलब देखो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूं कि अगर पॉइंट P पे आप बैठे हो, इस पॉइंट P से बैठ करके आप पॉइंट B को देख रहे हो। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है। AB एक बिल्डिंग है जो कि जिसका हाइट 8 मीटर है। इसी तरीके से PC भी एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ठीक है। तो आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर बैठे हुए हैं, यहां से आप पॉइंट B को देख रहे हैं, तो जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। और जब आप इसी पॉइंट P पर बैठ करके इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, पॉइंट A को देख रहे हैं, तब आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो PQ है, PQ क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है,
हॉरिजेंटल लाइन से ही डिसाइड होता है। तो PQ जो है और BD और AC ये सभी पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। क्लियर हुई बात। और एंगल A ये आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। क्लियर। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला कौन कौन सा? एक बन रहा है PBD और दूसरा बन रहा है PAC। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है आगे। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। पहले तो हमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट निकालना है और फिर डिस्टेंस निकालना है। हाइट का मतलब हमें P से लेकर के कहाँ तक निकालना है? C तक निकालना है। P से लेकर के C तक। लेकिन हमें पता है कि B से A तक 8 मीटर है और सेम डिस्टेंस आपका D से C तक है, तो DC क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। अब हमें PD कहीं से मिल जाए, अगर P से लेकर के D तक हमें कहीं से मिल जाए तो बाकी पूरी हाइट निकल जाएगी। तो हमने मान लिया P से D तक जो है वो H है। सपोज करो कि मैंने H मान लिया। और A से लेकर के C तक भी हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वो मैंने स्मॉल x मान लिया। ठीक है। अब अगर AC स्मॉल x है तो इसी के पैरेलल आपका BD है। BD भी क्या हो जाएगा? स्मॉल x हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने यूज किया ट्राइंगल PBD का। ट्राइंगल PBD, इस ट्राइंगल में 30 डिग्री का एंगल है। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? tan होता है। यानी tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? H और बेस क्या है? X। ठीक है। तो यहां से tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू H/X। तो यहां से H की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H√3 इज इक्वल टू X, मतलब H इज इक्वल टू X/√3। ये वैल्यू आ गई। H इज इक्वल टू X/√3। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम सेकेंड वाले ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। उस ट्राइंगल का क्या नाम है? ट्राइंगल PAC। ट्राइंगल PAC। यहां पर जो हाइट है वो H+8 हो जाएगी। PC की हाइट यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? H+8 और बेस क्या हो जाएगा? X। तो tan ऑफ 45 डिग्रीज, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू H+8 जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन बेस क्या है? X। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, मतलब इतना इज इक्वल टू 1 भी हम कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इससे हमें मिलेगा कि X इज इक्वल टू H+8 ये मिल जाएगा। और H की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या निकाली है? H की वैल्यू हमने निकाली है X/√3। तो ये वैल्यू यहां पे पुटअप कर देंगे। H की जगह लिख देंगे X/√3 + 8, ये लिख देंगे। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। X इज इक्वल टू X/√3 + 8, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो X इज इक्वल टू X/√3 + 8, इसको सिंप्लीफाई कर लो। X/√3 को आप लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? X माइनस X/√3 इज इक्वल टू 8। ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? X कॉमन है। X कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 8, ये हो गया। तो X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर हो जाएगा 8/1 माइनस 1/√3, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब 8/√3 का मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस 1, और जो डिनोमिनेटर में √3 है वो ऊपर चला जाएगा, 8√3 8√3/√3 माइनस 1। अब आप चाहोगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 8√3 का √3 में करोगे तो क्या आएगा? 8 3 जा 24 आ जाएगा, प्लस 8√3। ठीक है।
और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 आएगा और -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 से कैंसिल करो, ये 24 को कैंसिल करोगे तो 12 आएगा और 8 को करोगे तो 4 आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 + 4 √3। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3 + √3। तो ये 4 = 3 + √3। ये अभी किसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये x की वैल्यू निकाली है। और x क्या है, AC है। x क्या है, AC है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज बिल्डिंग्स इज, ये आ गई 4 ब्रैकेट में 3 + √3। अब ठीक है, अब हमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का भी तो निकालना है ना। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क्या डिस्टेंस दिया है, h इज इक्वल टू क्या है, h इज इक्वल टू x/√3 दिया गया है। तो यहां से h + 8 आपको निकालना है। ठीक है, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो वो है हाइट है, h + 8 है ना, तो h + 8 बराबर क्या है, x है। यानी ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। AC इज इक्वल टू, देखो एक बार और क्लियर कर देता हूं, ये जो AC की वैल्यू हमारी आई वो सेम है PC की वैल्यू की। तो अगर इसका वैल्यू आएगा, क्यों सेम है, क्योंकि ये tan 45 डिग्री बन रहा है ना, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जब 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो अगर इसकी वैल्यू आई है 4 3 + √3, तो इसका भी वैल्यू भी सेम हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक ब्रिज है किसी रिवर के अक्रॉस। यहां से इस रिवर के जो बैंक हैं, रिवर के 2 बैंक होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में जो बैंक पॉइंट है वो है पॉइंट A, राइट साइड में जो पॉइंट है वो है पॉइंट B। और इस ब्रिज का फिगर यहाँ पे दिया गया है, इसमें एक पॉइंट P लिया गया है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम A पॉइंट को देखते हैं, अगर आप P पॉइंट पे खड़े हो जाओ और A पॉइंट को देखो, तो कह रहा है कि जो डिप्रेशन एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल A भी तो 30 डिग्री हो जाएगा, यूजिंग करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से कह रहा है कि अगर P से हम पॉइंट B को देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल 45 बन रहा है। इसका मतलब तो ये भी होगा ना कि एंगल B भी 45 का होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब आपके पास 2 ट्राइंगल्स मिल गए, पहला मिल गया APD और दूसरा मिल गया PDB। 2 ट्राइंगल्स मिल गए, पहला ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिस्पेक्टिव इफ द ब्रिज इज एट द टॉप एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी P से लेकर के D तक का हमें डिस्टेंस दिया है, PD क्या है 3 मीटर है, इसका हाइट दिया है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब A से लेकर के B तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, AB का डिस्टेंस। अब दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स को लेते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्राइंगल PAD, ट्राइंगल PAD। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है, PD है, बेस क्या है, AD है। तो हम लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PD आपका क्या है, देखो यहाँ पे हम PD लिख देते हैं, PD अपॉन AD, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू PD क्या है 3 है, AD क्या है, AD आपका हमें नहीं पता है, हमें पता करना है, तो AD लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AD बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AD बराबर हो जाएगा 3√3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, यानी ट्राइंगल PDB, इसको कंसीडर करो। tan थीटा ले लो, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है PD और बेस क्या है DB, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू PD क्या है 3 है, DB हमें पता नहीं है तो DB हमने DB लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DB बराबर क्या आ जाएगा
DB इज इक्वल टू आ जाएगा 3। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब A से D तक का जो डिस्टेंस आया वो 3√3 है और D से B तक का जो डिस्टेंस आया वो 3 है, तो टोटल A से B तक का डिस्टेंस क्या हो गया? दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। ठीक है, AD की वैल्यू है 3√3 प्लस DB की वैल्यू है 3, तो इन दोनों में 3 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया, 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल नंबर 7 भी सॉल्व कर दिया। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस के सारे एग्जाम्पल्स आपके सॉल्व हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, आप खुद ही ट्राई करना। तो आज का जो आपका वर्क है स्टूडेंट्स, वो ये पूरा नोट्स बना करके जितने एग्जाम्पल्स मैंने करवाए सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पे आप अपलोड करेंगे। जो असाइनमेंट आज हम क्रिएट करेंगे उसमें आप अपलोड करेंगे, और जो अपलोड करेंगे केवल उन्हीं का अटेंडेंस लगेगा। तो आपके अटेंडेंस का तरीका यही है कि जिसका वर्क अपलोड होगा उसका अटेंडेंस लगेगा। ठीक है आज, ओके।